नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत को जीवन देने वाली ये नदियां आखिर आती कहाँ से हैं और जाती कहाँ हैं? तो आज हम इन्हीं नदियों के विशाल नेटवर्क की कहानी में उतरेंगे। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये तो हमारी सभ्यता की आत्मा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ पहाड़ों को चीरती हुई एक नौजवान नदी की जबरदस्त ऊर्जा है और दूसरी तरफ मैदानों में बिल्कुल शांत बहती एक मच्योर नदी। ये तस्वीरें ना हमें भारत की नदियों की दो अलग अलग दुनियाओं की छोटी सी झलक देती हैं। सुनने में ये एक बहुत सिंपल सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब भारत के ज्योग्राफी और इतिहास की गहराइयों में छिपा है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य को सुलझाते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम समझेंगे कि ये अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम आखिर है क्या। फिर भारत के दो मेन रिवर सिस्टम्स को जानेंगे, मतलब कि हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीप की नदियाँ, और आखिर में इन पर जो दबाव है और इनके भविष्य को लेकर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब जियोलॉजिस्ट्स या ज्योग्राफर्स नदियों की बात करते हैं तो वे अक्सर एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। तो ये है क्या चीज़? इसे ऐसे समझिए, एक मेन नदी है और उसमें आकर मिलने वाली जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ या धाराएं हैं, वो सब मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं। ये बिल्कुल एक पेड़ की तरह है, एक मुख्य तना और उससे जुड़ी ढेरों शाखाएं, जो सब मिलकर पानी को एक ही दिशा में आगे ले जाती हैं। अच्छा, भारत के बीचों बीच एक अदृश्य रेखा है। ये कोई पॉलिटिकल बॉर्डर नहीं है। इसे जल विभाजक या वाटर डिवाइड कहते हैं। ये असल में एक ऊंची जमीन की चेन है जो ये तय करती है कि बारिश का पानी किस तरफ जाएगा, अरब सागर की तरफ या बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब ये जो आंकड़े हैं, ये एक बड़ी कहानी बताते हैं। भारत का लगभग 77% पानी, मतलब 3/4 से भी ज्यादा, पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलता है और बाकी का 23% अरब सागर में। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी जैसी विशाल नदियां देश के ज्यादातर हिस्से को सींचती हैं। अब भारत की नदियों को उनके जन्म की जगह के हिसाब से दो बड़े परिवारों में बांटा जा सकता है। एक परिवार है हिमालय से निकलने वाली नदियों का और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, मतलब पेनिनसुलर प्लेटो से निकलने वाली नदियों का। और इन दोनों परिवारों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जरा सोचिए, एक नौजवान ऊर्जा से भरी नदी जो पहाड़ों को काट के अपना रास्ता बना रही है। ये है हिमालय की नदियां। इनमें ग्लेशियरों की वजह से साल भर पानी रहता है। अब एक शांत, स्थिर और पुरानी नदी की कल्पना कीजिए जो सदियों से एक ही रास्ते पर बह रही है। ये हैं प्रायद्वीपीय नदियां जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। तो चलिए पहले हिमालय की इन युवा नदियों से मिलते हैं। क्योंकि हिमालय खुद दुनिया के सबसे युवा पहाड़ों में से है, यहाँ की नदियाँ भी यंग और पावरफुल हैं। इनकी ढलान बहुत तेज होती है और ये अपने साथ बड़ी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी बहाकर ले जाती हैं। हिमालय से 3 मेजर रिवर सिस्टम्स निकलते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सिर्फ नदियाँ नहीं हैं, ये तो पूरे उत्तर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए जीवन का स्रोत हैं। इन्होंने ही यहाँ के इतिहास, संस्कृति और इकोनॉमी को शेप किया है। ये तस्वीर देखिए, ये इन नदियों की जबरदस्त कटाव शक्ति को दिखाती है। अपने तेज बहाव की वजह से ये लगातार पहाड़ों को तराश रही हैं और इसी वजह से दुनिया की कुछ सबसे गहरी और शानदार घाटियां यानी गॉर्जेस यहीं बनती हैं। और फिर आती है गंगा, 2525 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करती हुई। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है, एक पवित्र माँ जिसके किनारों पर न जाने कितनी सभ्यताएं पली बड़ी हैं। हिमालयी नदियों की एक और खासियत है उनका कॉन्स्टेंटली बदलते रहने वाला स्वभाव। कोसी नदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पहाड़ों से इतनी ज्यादा गाद यानी सेडिमेंट लाती है कि मैदानी इलाकों में आकर वो जमा हो जाती है, जिससे नदी का रास्ता ही रुक जाता है। फिर नदी अपना रास्ता बदल लेती है और यही विनाशकारी बाढ़ की वजह बनता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। अच्छा, अब उत्तर से जरा दक्षिण की ओर चलते हैं और प्रायद्वीपीय नदियों की दुनिया को देखते हैं। ये नदियां हिमालय की नदियों से बिल्कुल उलट हैं, शांत, स्थिर और बहुत बहुत पुरानी। पता है, प्रायद्वीपीय भारत की अपनी एक गंगा है, गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये इस इलाके की सबसे बड़ी नदी है और
एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नर्मदा और तापी को छोड़कर यहाँ की लगभग सभी बड़ी नदियाँ पठार के ढलान के साथ साथ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हिमालय की युवा नदियों की तरह नहीं जो आज भी पहाड़ों को काट छांट रही हैं। ये प्राचीन नदियां अपना काम लगभग पूरा कर चुकी हैं। लाखों सालों के बहाव ने इनकी घाटियों को चौड़ा, उथला और शांत बना दिया है। नदियां सिर्फ ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है, वे समाज का भी एक अटूट हिस्सा हैं। और दुर्भाग्य से हमारी गतिविधियों ने इन जीवन रेखाओं पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया है। ये एक अजीब सी बात है ना? एक तरफ तो हम नदियों की पूजा करते हैं, उन्हें माँ मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ही उन्हें अपने शहरों और इंडस्ट्रीज के कचरे से भर देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना होगा। इसी चुनौती से निपटने के लिए नमामि गंगे जैसे बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये गंगा को फिर से जीवित करने का एक नेशनल मिशन है। देखिए, सफलता के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। इसका मतलब है कि शहरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना, नदी की सतह से कचरा हटाना, किनारों पर पेड़ लगाना, फैक्ट्रीज से निकलने वाले कचरे पर नजर रखना और सबसे जरूरी, लोगों को इस मुहिम का हिस्सा बनाना। तो हमने नदियों के जन्म से लेकर उनकी यात्रा तक को समझा। अब सवाल ये उठता है कि इन नदियों और हमारा भविष्य एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। भारत में पानी की कमी नहीं है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन समय और जगह के हिसाब से बहुत अनइवन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली चुनौती शायद पानी की कमी नहीं, बल्कि पानी का सही मैनेजमेंट है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। इन नदियों ने हमें जीवन दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जीवन रेखाएं हमेशा बहती रहें। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।